देखिए बेटे, कल हमने आपको जो बताया था उसमें हमने आपको एक तो मैग्नीट्यूड निकालना बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने कहा था डायरेक्शन दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं और एक्स डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप से और जेड डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। इसके बाद आपको मैग्नीट्यूड लेना सिखाया। मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 है तो प्लस सी स्क्वायर कर देना। ठीक है, आगे लिखते हैं 2ab cos थीटा। बेटे एंगल ए और बी के बीच में भी 90, बी और सी के बीच में भी 90 और ए और सी के बीच में भी 90। आपको पता है एक्स वाई जेड बोल रहा हूं मैं, तीनों एक्सिस है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए तीनों के बीच में अलग अलग दो के बीच का निकालोगे तो 90 आएगा। वो एंगल आर हर बार 90 बनती वैल्यू 0 बनेगी। तो आपने करना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करना है ए स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का। अगर आगे माइनस है तो बेटे प्लस माइनस का स्क्वायर होगा जो प्लस ही बनेगा। यूनिट वेक्टर आपको बताए केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। इसके बाद आपको बताया अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाता है निकालिए तो बेटे रिप्रेजेंट होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। इसके अलावा अपने पास काफी वेक्टर हैं। ठीक है, मेन वेक्टर आपको मैं बताता हूं। जैसे वेक्टर बताने से पहले मेरे को ध्यान आया, अगर आपसे मैं पूछता हूं ये एक वेक्टर है, आपसे पूछा जाता है क्या ये यूनिट वेक्टर है बेटे, बताना कोई भी अनम्यूट करके। आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, बताओ बेटे, हाँ या ना, बस इतना बताओ, गलत या सही हो जाएगा। कुमुद बेटे क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? कुमुद है सर। है, अच्छा। और कोई बच्चा भाई, हरिओम है क्या बेटे ये? नहीं है सर। क्यों नहीं है बेटे? सर ए के ऊपर कैप का निशान नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो चलो। और दूसरा कारण क्या होगा, सुनिए। नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ए के ऊपर कैप का साइन नहीं, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। बट यूनिट वेक्टर कौन होता है, बस मुझे पहले तो ये बताओ, यूनिट वेक्टर कौन होगा? यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। कुमुद बेटे अगर इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर तेरा 1 आता है तो ये यूनिट वेक्टर, अदरवाइज नहीं है। अब मैग्नीट्यूड निकलवा मेरे साथ, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, शाबाश। ए का मैग्नीट्यूड का साइन ये है, बराबर क्या लिखूं बेटे, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अंडर द रूट पहले का स्क्वायर, पहले में किसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, तो आई कैप के आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी आगे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। बेटे आंसर क्या आया, अंडर रूट 2। बेटे कितना आंसर आया, √2। √2। क्या बेटे अंडर ये, रूट 2। हाँ क्या ये 1 है, नहीं, इसका नो मैग्नीट्यूड 1 सर। नहीं है, तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसमें पूछ लेता है आई और जे, ये रही, इनके बीच में डायरेक्शन कितनी होगी, आई प्लस जे में डायरेक्शन क्या होगी, बताओ शाबाश। आई और जे के बीच की डायरेक्शन, अगर मेरे, हाँ, चलो, जैसे मैंने बोला आई और जे, अगर मैं पूछता हूं अलग से आई और जे कुछ नहीं दिखा रहा, तो बेटे आई का मतलब एक्स और जे का मतलब कौन, वाई। कितने डिग्री बना बेटे ये, 90 डिग्री। 90 डिग्री। बट एक बार अच्छे से देखना बोर्ड पे, आई प्लस जे की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आई प्लस जे, आई और जे की नहीं, अलग अलग नहीं बोल रहा मैं, आई प्लस जे में डायरेक्शन क्या है। तो देखो बेटे आई प्लस जे का मीनिंग क्या होगा, आई के आगे मैग्नीट्यूड 1 मतलब वो एक्स में 1 चला है,
ये 1 तो ये 1 है, और आई कैप का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में, और वाई में भी वो कितना चला 1, और इस वैल्यू को मैं लिखना चाहूंगा तो बेटे ये बन गया आई प्लस जे, ये है आई प्लस जे। डायरेक्शन के लिए हम कौन सा एंगल निकालते हैं? लगभग टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन निकालो ना बेटे, थीटा लेके, टेन थीटा कितना आएगा ये? अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 1, tan 1 कितने के ऊपर होता है बेटे? कितने पे होता है tan 1? 45 डिग्री। तो I प्लस जे में डायरेक्शन की बात पूछता है, I प्लस जे में, तो डायरेक्शन आपके पास 45 डिग्री होगी। ये डायरेक्शन है I प्लस जे, ये इंक्लाइंड कर रहा है प्लेन के ऊपर 45 डिग्री की। अगर आपसे पूछता आई कैप और जे कैप अलग अलग, तो आई और जे के बीच में कितनी है? 90 डिग्री। अब मैं चलता हूं आगे। बेटे एक वेक्टर आएगा, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वर्ड से क्लियर है ये लाइन किस चीज को बताती है? जल्दी बोलो बेटे, ये लाइन किस चीज को बताती है? ये मैग्नीट्यूड। और आगे एरो किसको बताता है? डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इसको बोल देते हैं इक्वल वेक्टर, एक बराबर। बस एरो चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है बट डायरेक्शन अलग हो गई, इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। बेटे ये जो चीजें होती है ना, दो चीजें देखो, ये इनको आगे चलाते रहो, सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। एक बच्चा अनम्यूट करके मुझे ये बताओ, इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ, क्या ये दोनों लाइन आगे चलकर कहीं मिलेगी क्या? नो सर। नहीं। तो इनको नो हम सर। हाँ, इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के साथ साथ। इसको हम बोलते हैं कोलीनियर। बेटे को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब लाइन, कोलीनियर। देखो वर्ड सुनते जाना, कोलीनियर। इन वेक्टर को बोलेंगे कोलीनियर। साइज छोटा बड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो छोटा बड़ा साइज हो, बट ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती है तो उसको बोलते हैं पैरेलल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन कर देता हूं तो एंटी पैरेलल। ये भी पैरेलल लिखा होगा काफी जगह, ये भी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन भी पैरेलल लिखता है बट हम एंटी पैरेलल वर्ड यूज कर देते हैं इसके लिए। पैरेलल जब भी मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा तो एंगल आएगा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल जब भी वर्ड बोलेंगे, एंटी पैरेलल, एंटी मतलब अपोजिट होता है, और पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट, ये डायरेक्शन अपोजिट है केवल, एंगल आएगा 180 डिग्री। बेटे कोलीनियर, ये कोलीनियर, को इनिशियल वेक्टर हो रहा है, को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये दोनों वेक्टर एक जगह से चलना स्टार्ट हुए, एक जगह से, इसको बोलते हैं को इनिशियल। एक वर्ड आएगा को प्लेनर। देखो वर्ड है को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का सेम। को प्लेनर एक प्लेन है, ये जो बोर्ड नजर आ रहा है ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2D प्लेन है। इसके अंदर जितने भी वेक्टर, कुछ भी एरो कैसे भी लगाओ, मन करे वैसे लगा लो, वो सारे वेक्टर क्या बोले जाएंगे? को प्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन के वेक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। बेटे समझ आ रहा है? अनम्यूट करके बताओ शाबाश। यस सर। चलते यस हैं। सर। इसमें आपसे कहता है एक, अगर इस ए वेक्टर को देखो, ए वेक्टर वर्ड यूज ना करके मैं कोई वेक्टर का नाम लिखता हूं, जैसे ये न्यूटन है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं स्केलर से, वर्ड सुनना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं स्केलर से, यहां वर्ड लिख देता हूं, वर्ड है स्केलर, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर से, रियल नंबर से, दो चीजें अलग अलग है। रियल नंबर का मतलब अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 एक रियल नंबर है, ठीक है,
बट ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं, कोई भी रियल नंबर है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आता है 5 न्यूटन। तो अगर हम उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे अपने पास मैग्नीट्यूड चेंज होगा। केवल 5 वर्ड आ गया, न्यूटन एज इट इज है, मतलब जो न्यूटन के साथ डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एज इट इज है, यूनिट चेंज नहीं हुई, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। बट स्केलर, जैसे हमने स्केलर वर्ड यूज किया, वर्क जो होता है स्केलर होता है और वर्क यूनिट जूल होती है। अगर मैं इसको 5 जूल से मल्टीप्लाई कर दूं, वर्क से मल्टीप्लाई करूं जैसे 5 जूल, तो मेरा आंसर बना 5 जूल न्यूटन। ठीक है, जूल न्यूटन का मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मीनिंग समझना मेरा। मैं यहाँ पर अगर ये कहना चाह रहा हूँ अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यूनिट चेंज होगी, जूल न्यूटन आ गया। और अगर मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो केवल क्या चेंज हुई बेटे, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन सॉरी यूनिट आपकी सेम थी। तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट दोनों चीजें चेंज हो जाएगी, आपके पास दोनों चीजें चेंज होती है। अब सारे आ चुके हैं, अब आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं करवाना। ठीक है, ध्यान देना बोर्ड पे, क्योंकि ये टॉपिक करवाऊंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये एज इट इज अगला है, तो अगला नहीं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, तो ट्राइंगल करवाऊंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या होता है। पारस बेटे, पारस भाई, यस सर। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो भाई, टाइम पे आया करो पारस। ठीक है, अब जो करवाऊंगा ध्यान रखना, कभी सोचे सर बार बार बीच में केक से पूछेंगे, बेटे जहां पर समझ में ना आए अनम्यूट करके बोलना जरूर। ठीक है, यशवंत आपके लिए भी सेम यही है बेटे, आप भी बहुत लेट आए हो। देखिए भाई, ये एक वेक्टर ए है और वेक्टर में क्या क्या दिखाया गया है, ये जो डंडा है ये मैग्नीट्यूड है और जो एरो है ये डायरेक्शन है। हमने कहा एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने लिख दी गई है बोर्ड पे। ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम बी है, इसका भी ये एरो, ये डंडा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसका एरो है। मैंने बोला है लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंट मतलब दिखा रखा है, रिप्रेजेंटेड बाई their magnitude as well as direction, their magnitude as well as direction। बेटे ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3। ट्राइंगल का मतलब 3 साइड, और कितनी साइड आ चुकी हैं, बताओ अनम्यूट करके बताओ बेटे, कितनी साइड आ चुकी हैं, 2। तो देखो अपने आप स्टेटमेंट बनाना, इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, अपने आप अपने तरीके से बना के हिंदी में याद करो, इंग्लिश में स्टेटमेंट बना लो कि मैंने क्या बोला। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये 2 साइड एक ट्राइंगल की। एक वर्ड आगे लिखा होता है टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब है मैं ऐसे चल रहा था सीधा और मेरे सामने एक बच्चा और था, मैं यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा और दूसरे ने चलना आगे स्टार्ट कर दिया। बेटे दूसरे वाले की मेरी तरफ पीठ होगी या फ्रंट होगा, उसका फ्रंट मेरी तरफ होगी या पीठ होगी, बैक ही होगी ना बेटे। वो आगे चलना शुरू कर देगा, एक तरीके से एक सीधी लाइन में चले हम। देखो ये सीधा चल के आया, इसके बाद ये उधर चल पड़ा, ऐसे तो नहीं हुए दोनों आमने सामने, नहीं, ये होता है अपोजिट ऑर्डर में आना, एक दूसरे के अपोजिट आ गए। और अगर मैं बोलता हूं आगे पीछे ऐसे जा रहे हैं तो ये ऑर्डर है सेम ऑर्डर। तो ये जो एरो लगाई है ये एरो ये सेम ऑर्डर की है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो तीसरी साइड होगी, ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी जो इसको बंद करेगी, क्लोजिंग साइड होगी। और वो क्लोजिंग साइड ऑलवेज ये आगे क्लोजिंग साइड,
बेटे जो तीसरी साइड है ये इसका रिजल्टेंट मिलेगी ऑलवेज, जो अपोजिट ऑर्डर में है। देखो ये यहां से चल, देखो यहां से चला ये और रिजल्टेंट जो आया वो बिल्कुल अपोजिट साइड आया। तो आपके पास पेपर में या वैसे न्यूमेरिकल आता है, हम आपसे जब पूछेंगे तो जब भी कभी कोई डायग्राम हो, कैसा भी डायग्राम हो, ट्राइंगल है तो 3 साइड होनी जरूरी है, वहां पर एक साइड अपोजिट मिलेगी, 2 साइड सेम मिलेगी। सुनाई दिया बेटे? एक साइड अपोजिट होगी, 2 साइड सेम होगी। तो अपोजिट वाली साइड उस ट्राइंगल का क्या मिलेगा बेटे? क्या मिलेगी अपोजिट साइड ट्राइंगल का? रिजल्टेंट। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया जाए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल है तो जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये इसका रिजल्टेंट है और ये किसके बराबर होगा? उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर मिलेगा। स्टेटमेंट पूछना चाहते तो स्टेटमेंट एक बार मैं बोल देता हूं, फिर आप समझना, फिर मेरे से पूछना प्रॉब्लम। ये यहां तक तो अभी तक मैंने ये बोला है 2 वेक्टर्स हैं। लेट अस कंसीडर 2 वेक्टर A and B are represented by their magnitude as well as direction as the 2 sides of a triangle taken in the same order. Then the resultant is equal to the third side of the triangle taken in the opposite order, जो opposite order में है। बेटे ऐसे कभी डायग्राम आएगा तो आप देख के मुझे बता दोगे सर ये अपोजिट साइड इसका रिजल्टेंट है। बताओ, बता सकते हो या नहीं? बोलिए बेटे। बेटे अनम्यूट करके बताओ मुझे, या प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बताओ सर, ये दोबारा बताइए। हाँ हरिओम बोल बेटे। ये सर क्या बेटे? आ गया सर समझ में? आ गया। अब आप ये बोलोगे, अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर कल आपने बताया रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो आप ये लिख देना a² + b² + 2ab cos थीटा। मैंने ये कहा था बेटे, जब भी रिजल्टेंट आए तो आंख बंद करके आप लिख दो √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये भी चीज आपको मैं प्रूव करवा के दिखाता हूँ। कल मैंने ये बता दो बस, कल जो मैंने बताया वो आर वेक्टर बताया था, खाली आर के बारे में बताया था बेटे। a² + b² + 2ab cos थीटा जो आंसर आता है √, वो आर वेक्टर का आंसर है या आर मैग्नीट्यूड का आंसर है? बोलिए। आर मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, शाबाश। तो बेटे वो और ये दोनों चीजें एक है। वो वेक्टर की फॉर्म में नहीं थी, वेक्टर की फॉर्म में है, तो वेक्टर की फॉर्म में यही आंसर होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है वो चीज मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। बेटे मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने ये साइड निकालनी एक तरीके से, ठीक है? और ये साइड में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए जैसे ये। और अब आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो बड़ा आसान सा हो गया, सबको ये नजर आ रहा है ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल है ये। तो अब देखते हुए चलना, जहां प्रॉब्लम आए वहां पर पूछना। ये लिखा मैंने O K L M, जो साइन दे रहे हो आप वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं PQR लिखता, R लिखना नहीं था क्योंकि R आ चुका है। ABC वगैरह लिखता तो A और B वेक्टर आ चुके हैं, तो साइन वो लिखना है जो आए नहीं है, ठीक है? PQRS लिखते तो PQR वर्ड हटा के S और T लिख देते, ठीक है? दोबारा से रिपीट मत करना। अब देखो बेटे, मुझे इस ट्राइंगल में ये चाहिए बेस, तो आपको अगर नजर आ रहा है O से K तक तो आपको पता है A वेक्टर है, आगे K से L का नहीं पता, फिर इसके बाद आपको ML का नहीं पता, पर आपको ये साइड पता है KM साइड आपके पास B वेक्टर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको नजर आ रहा है। और ट्राइंगल ज्योमेट्री भी आपको समझ आती होगी तो ज्योमेट्री से करवाते हैं। देखो कोशिश करना मुझे बताने की,
इन ट्रायंगल इसमें चलेंगे KLM। बेटे मैं निकालूंगा दो साइड, एक तो KL निकालूंगा, एक ML साइड निकालूंगा। ये बन गई ट्रायंगल, इसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब एक एक बच्चे से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा, फिर मैं आगे सोल्व करता हुआ चलूंगा। पारस बेटे, पारस, Yes, sir. साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटे? अगर नहीं पता है तो मना कर देना, हम आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पारस, साइन थीटा किसके बराबर होता है ट्रायंगल में? मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में दिस, बेस अपॉन दिस, या कुछ ऐसे क्या कुछ होता है बेटे? पारस बताएगा, फिर निशांत आपसे पूछेंगे। पारस, अच्छा साहिल है, तो नाम बेटे साहिल लिखो, मैं तो निशांत समझ रहा था अब तक। पारस बोलिए बेटे, नहीं आता तो मुंह से बोलिए सर मुझे नहीं पता। पारस, Perpendicular upon hypotenuse. बेटे सही है, नो सर। तो क्या आएगा? और भाई इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तीसरा बच्चा बताइए, बच्चे ने बोला परपेंडिकुलर अपॉन, सही है या गलत है? जिसको पता है शाबाश। साइन थीटा। हाँ बेटे, साइन थीटा सर सही है। सही है, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सॉरी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है बेटे कौन? ML, और हाइपोटेन्यूज है MK। ML हमें निकालना है और MK की वैल्यू वेक्टर B। तो बेटे ML की वैल्यू आगे, वेक्टर का साइन लगा दो अगर वेक्टर दिखा रहे हैं तो। ये वैल्यू आ गई मेरे पास B वेक्टर साइन थीटा। अब इसी तरीके से मेरे को ये साइड और निकालनी है, बेस निकालनी है। तो बेटे कोस थीटा क्या होता है? जल्दी कोस थीटा के बारे में और बताओ जल्दी, शाबाश। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। KL अपॉन में KM अगेन आएगा। KL तो निकालना है, वेक्टर लगा देता हूँ, और KM की वैल्यू B वेक्टर है, ये B वेक्टर शो कर दिया। तो बेटे मैं यहाँ से लिख देता हूँ KL वेक्टर की वैल्यू आएगी B वेक्टर कोस थीटा। आगे दोनों समझ में? जो बच्चा पहले से पढ़ रहा था, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा था उनके लिए बताता हूँ, जिसने पहले पढ़ा था, रिजोल्यूशन पढ़ाया था, रिजोल्यूशन रिजोल्व करना। तो इस बी वेक्टर को अगर देखिए, हाँ एंगल बनाया नहीं, ये एंगल थीटा है। एक बार एंगल के बारे में और बता देता हूँ। कोई बच्चा ये सोच रहा हो थीटा यहाँ आएगा बंद वाली साइड, गलत बोलेगा। एक बार सारे ध्यान से देखना बेटे, ये दो साइड जा रही हैं, देखना सुनना, ये दो वेक्टर हैं, इनको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, एक ये है और एक ये है। तो बेटे एंगल ये बनेगा या कहीं और बनेगा? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। एरो देखो, एरो समझो, एरो ये है एरो। इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है। एक नंबर। एक नंबर। सुनिए, अगर इस एरो को मैं यहां लगा देता हूं, अब बताओ इन वेक्टर के बीच का एंगल कौन है? सर 4 नंबर। बेटे बिल्कुल सही, 4 नंबर। और अगर मैं इस एरो को वहीं रखता हूं और इसको चेंज कर देता हूं, अब कौन है? सर 2 नंबर। सुनिए बेटे, सुनिए, आंख बंद करके बच्चा नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बताया है। वेक्टर हमेशा इन डायरेक्शन के बीच में आता है। आप ये देखो, ये दो डायरेक्शन है, यहाँ पर वेक्टर आएगा, हाँ यहाँ पर आएगा, ना कि इधर, ना कि इधर या कहीं और। देखिए ये एरो आपको नजर आया, ये रहा एरो मेरी उंगली की तरह, और ये यहाँ पर खत्म हो गया। बी ए वेक्टर यहाँ नहीं है, इस ए का मतलब ये आगे चल रहा है ऐसे,
ठीक है, कभी कोई बच्चा यहाँ बनाने की कोशिश करे वो गलत, ये वेक्टर तो ये वेक्टर ये यहाँ पर बनेगा दोनों के बीच में, तो एंगल यहाँ आएगा। कोई बच्चा सोच रहा हो यहाँ भी एंगल आएगा, बेटे यहाँ भी एंगल आएगा, बट ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के साथ ऑलवेज डायरेक्शन आती है। रिजल्टेंट ऑलवेज डायरेक्शन को बताएगा, ए और बी के बीच के एंगल को नहीं बता रहा, ए और बी की नहीं बता रहा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा, रिजल्टेंट के साथ ऑलवेज डायरेक्शन। तो बेटे एक बार इस डायग्राम में देख के जल्दी से मुझे ये बताओ, आपको एमएल और केएल समझ में आ गया है? तो फिर मैं आगे चलता हूँ। बेटे आ गया समझ में? और कोई बच्चा बोलो? देखो इन दो वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ अलग से, या इसके नीचे लिख देता हूँ, फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। के एल की वेक्टर आई है बी वेक्टर कोस थीटा, और ये वैल्यू आई थी मेरे पास बी वेक्टर साइन थीटा। अब मुझे तो निकालना है बेटे आर। अब देखो आपको आपके सामने नजर आ रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, 90 डिग्री का एंगल रहा, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? जल्दी सोचो और मुझे बताओ। इन ट्राइंगल ओ एल एम, बताओ बेटे कैसे निकालूंगा हाइपोटेन्यूज में? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं बेटे? ओ एम का स्क्वायर बराबर ओ एल का स्क्वायर प्लस एम एल का स्क्वायर। ओ एम मेरे पास कौन है? आर वेक्टर। ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि वेक्टर के ऊपर अगर स्केयर लगाते हैं, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो स्केलर बन जाता है। कहेंगे वेक्टर तो गायब कर दिया सर ने, हाँ जब इसका स्केयर करते हैं ना तो ये वेक्टर से स्केलर बन जाता है। इसके बाद पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओ एल ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, ये कर दिए इसका स्क्वायर, प्लस एम एल क्या है? ये रहा बेटे बी वेक्टर साइन थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर। देखते चलना भाई, आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर खोलता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर हुआ? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखता मैं इसको, दोनों के बीच का एंगल, और a डॉट b को खोलते तो ab कोस थीटा आता है। तो ये मत सोचना, या किसी ने सोचा बेटे? नहीं सोचेंगे, सोचोगे कैसे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया, ये स्क्वायर खोल के मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अब आपको नजर आ रहा है तो बेटे देखिए ए स्क्वायर तो एज इट इज प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? बी स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस 2ab कोस थीटा लिखा। बेटे ये कितना होता है? ये 1 होता है। तो क्या आपके पास ये आंसर आया कि नहीं आया? और अगर r निकालते हो तो क्या लिखोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटे बताओ जो कल फॉर्मूला बताया वही है कि अलग है? वही है सर। वही है ना? तो ये फॉर्मूला और ये थीटा किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये थीटा ए और बी के बीच का ये एंगल, ना कि इन दोनों के बीच का। बीटा क्या चीज है? डायरेक्शन है, और ए और बी के बीच में थीटा कौन है? एंगल है, ये एंगल थीटा। तो बेटे क्लियर हुआ रिजल्टेंट? बताइए बेटे। यस सर। अगर किसी बच्चे को अपने में नहीं आया कहीं पर भी तो शाबाश, फिर बोलो सर यहाँ पर बताइए, मैं दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। रिजल्टेंट ये आ गया है। दूसरी चीज इसमें डायरेक्शन पूछेगा आपसे। डायरेक्शन क्या होती है अभी आपको पता, लगभग डायरेक्शन जब भी पूछता है टेंजेंट बीटा बोलते हैं, आर के साथ डायरेक्शन आती है, रिजल्टेंट के साथ टेन बनता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे टेन बीटा क्या बनेगा बेटे? जल्दी बताना एक बार मुझे।
ट्रायंगल को देखते किसके नीचे क्या लिखूं मैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटे क्या बोल गई वंशिका, क्या बोल गई, गलत बोल गई? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस। ये आपने तुक्का मार के क्या? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, टेन का यहाँ पर साइड की फॉर्म में बता दो मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। हम बोल रहे हैं कि ये साइड एमएल है, ये साइड ओएल है। एमएल अपोन में ओएल, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा। वेक्टर का साइन हटा देते हैं, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे और अपोन में आ गया ए प्लस बी कोस। तो डायरेक्शन आपने निकालनी है, तो आंसर आएगा बी साइन थीटा अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा। बेटे यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब अगला करवाऊंगा पैरेललोग्राम में, इसी को समझाऊंगा इसी से, सेम एज इट इज इसी से। अगर जिसने ये समझ में नहीं आया तो बेटे वो दोबारा से वीडियो देखना, ठीक है?